हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता कि हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप बिहार पुलिस के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगम में 12 अंग और 12 उपांग हैं। भाषा की बात करते हैं तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। और बाद में प्राकृतिक, संस्कृत, कन्नड़, सौरसेनी भाषा में भी जैन साहित्य को लिखा गया था। जैन धर्म की बात करते हैं तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 23वां अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो है 23वें थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। त्रिपिटक की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। वेद ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अब मूसा साहित्य ये यहूदी धर्म से संबंधित है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कहां पे है? तो ये अंडमान निकोबार में। अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो कन्याकुमारी हो जाएगा मुख्य भूमि। और कहां पे है? ये तमिलनाडु में। अब उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो कौन सा है? इंदिरा कौल। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरक्रिक या गौरमोती। ये कहां पे है? तो गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुतु। किबुतु कहां पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और दक्षिणी बता दिया कहां पे? इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में दक्षिणी बिंदु है। अगला है, हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामचा बरवा। यह हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है। और ये कहां पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,782 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और नामचा पर्वत से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यूटर्न लेती है, यानी भारत में प्रवेश करती है। किस पर्वत से? नामचा बरवा पर्वत से। अगर पूछा जाए हिमालय का पश्चिमी बिंदु कौन सा, तो हिमालय का पश्चिमी बिंदु हो जाएगा नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत जो है ये हिमालय का पश्चिमी बिंदु है। पूर्वी बिंदु नामचा बरवा है। अब बात करते हैं हम कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पे है? तो ये सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। अन्नपूर्णा की बात करते हैं कहां पे है? तो ये नेपाल में है। और धौलागिरी कहां पे है? तो ये भी नेपाल में है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहा जाता है। भूमि या मृदा का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। और खनिज का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिनरोलॉजी कहा जाता है खनिज के अध्ययन को। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह केरल राज्य में स्थित है। एक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहां पे है? तो उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी में बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। कृष्णा नदी पर और कौन सा बांध है? तो अलमाटी बांध भी ध्यान रखिए। कौन सा? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कर्नाटक में है और नागार्जुन बांध ये तेलंगाना में है। ठीक है। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है कृष्णा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हम कावेरी नदी की बात करते हैं। इस पे कौन सा बांध है? अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैट्टूर बांध। ठीक है, मैट्टूर बांध कहां पे है? तो कावेरी नदी के। और कौन सा बांध इस पे है? तो कृष्णा राजा सागर बांध भी कावेरी नदी पर है। गोदावरी की बात करते हैं। इस पे कौन सा है? तो जयकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पे। कौन सा? जयकवाड़ी। चंबल नदी की बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कौन सा है? आप नोट करिएगा। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस पे है? तो ये चंबल नदी पे है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य। घनी आबादी मतलब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है किसका सर्वाधिक है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। कितना है? 1106 है। कितना है? 1106। और सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना? 17 है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है। दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है।
और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में बिहार किस स्थान पे आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है। आगे बढ़ते हैं, यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी एक और पत्रिका है हरिजन, ध्यान रखिए हरिजन पत्रिका, ये किसकी है, ये भी महात्मा गांधी की है। अंबेडकर की बात करते हैं तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जो इंपॉर्टेंट है मैं इनसे संबंधित जो है वो बता दे रहा हूं। नेहरू की बात करते हैं तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये काफी प्रश्न बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़ में जो है शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी के गुरु का नाम पूछा जाता है, रामदास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, और इनका राज्याभिषेक भी पूछा जाता है, कब हुआ था, 1674 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इनके बारे में बात करते हैं तो सर देशमुखी देख पूछा जाता है, सर देशमुखी और चौथ कर, दो प्रकार के कर थे, ये किस से संबंधित है, तो ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। और एक प्रश्न बनता है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान जो है किसके समय में थे, तो ये शिवाजी के यानी मराठा साम्राज्य से संबंधित है। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था, ये ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, करा कौन सा सुमेलित नहीं है, मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुना, ठीक है सुनिए। अगला है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में, सही है, सुमेलित है। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। किसके बीच, अंग्रेज और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। इसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में, ये भी सही है। तो प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, आप इसको ध्यान रखिए, किसके, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और प्लासी का युद्ध जो है का जो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, इसमें क्लायू ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 1576 में हुआ था, किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ये भी सही है। किलग्राम, ये बिलग्राम होगा, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध 1539 में नहीं 1540 में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। एक और ध्यान रखिए, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526 में किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, किसका पहले पूछ रहा है, किसका, तांबे का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुंग वंश। पहले बार मौर्य वंश की बात कर लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था, 322 ईसा पूर्व में किया था। और इसका अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का, तो बृहदत्त इसका अंतिम शासक था। और बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मैं वंश बता दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए, सारे वंशों का क्रम। देखिए पहले कौन था, हर्यक वंश, कौन सा, हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना तो बिंबिसार ने, अब ध्यान से सुनिए, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार। उसके बाद कौन सा वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, कौन सा, शिशुनाग वंश। इसकी स्थापना किसने की, तो शिशुनाग ने इसकी स्थापना की। उसके बाद कौन सा, उसके बाद नंद वंश आया, नंद वंश की स्थापना किसने, महापद्मनंद ने। उसके बाद कौन सा, उसके बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद कौन सा वंश, उसके बाद शुंग वंश, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद कौन सा वंश आया, उसके बाद कर्ण वंश आया, कर्ण वंश की स्थापना किसने, वसुदेव ने। उसके बाद कौन सा, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की स्थापना किसने, सिमुक ने। उसके बाद कौन सा आया, कुषाण वंश, भारत में कुषाण वंश आया। उसके कुषाण वंश की स्थापना भारत में कुजुल कडफिसस। उसके बाद गुप्त, ध्यान रखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने, तो श्रीगुप्त, आप इतना ध्यान रखिएगा, इसी से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण देव राय किस राज्य वंश के शासक थे, किस राजवंश के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य जो है ये 4 राजवंशों में विभक्त था। देखिए पहला कौन सा था, तो संगम वंश, पहला संगम वंश। दूसरा कौन सा, सालू वंश, दूसरा शालू वंश। तीसरा तुलु वंश, कौन सा, तुलु वंश। चौथा कौन सा, तो अराविडु वंश,
अराविडु वंश चौथा वंश था। और ये जो कृष्णदेव राय थे ये किससे संबंधित थे, तो ये तुलु वंश से संबंधित थे। किससे, तुलु वंश से। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद कर। उत्पाद कर कैसा है, तो ये अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर सीधे नहीं लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जीएसटी, जीएसटी कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन की सीमा लगती है किस सागर से। यूक्रेन की सीमा किस सागर से लगती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला सागर। काला सागर की सीमा किससे किससे लगती है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए किससे लगती है, बुल्गारिया से लगती है। उसके बाद रोमानिया, ध्यान रखिए, और रूस से भी लगती है। यूक्रेन तो बता ही दिया, और टर्की, ठीक है। आप ध्यान रखिए किससे किससे, तो बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन और टर्की से लगती है काला सागर की। कैस्पियन सागर, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इन दोनों की सीमा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैस्पियन सागर की बात करते हैं, किससे लगती है, तो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस, अजरबैजान और ईरान के साथ लगती है। 5 देशों के साथ लगती है। किससे, फिर से रिवीजन करिए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान के साथ सीमा लगती है कैस्पियन सागर की। और कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की है। ये सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की, कैस्पियन सागर है। अगर हम बाल्टिक सागर की बात करते हैं, तो बाल्टिक सागर ये इसकी सीमा किस देश से लगती है, तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना काला सागर और कैस्पियन सागर इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सागर की बात करते हैं, तो अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर में है। किससे सीमा लगती है, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस से लगती है। ये इतना इंपॉर्टेंट जितना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय एकता परिषद ये स्थापित कब की गई थी, तो ये 1961 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की जांच करना, और इसका उद्देश्य है। और ये कैसी संस्था है, तो ये गैर संवैधानिक है, यदि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। कैसा है, गैर संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। और 6 वर्ष या 65 साल जो पहले पूरा हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। आर्टिकल की बात करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 148 में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG यानी कैग है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी तिथि रेखा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है। बात करते हैं हम जीरो देशांतर की, तो 0 डिग्री देशांतर ये क्या होता है, ये ग्रीनविच रेखा यानी समय रेखा है। कैसी रेखा, ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर। भारत की जो है समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत की मानक समय रेखा है। कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो इसे देशांतर रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा होते हैं, तो लघु ज्वार भाटा ये कैसे होते हैं, दुर्बल यानी कमजोर होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा कैसे आता है, तो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल के प्रभाव से आता है। किससे, सूर्य और चंद्रमा का जो क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल जो होता है उसके प्रभाव से ये ज्वार भाटा आता है। ये भी प्रश्न बनता है। और ज्वार भाटा क्या होता है, देखिए जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है वो क्या होता है, ज्वार, और जब नीचे जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो भाटा कहा जाता है। और ये जो लघु ज्वार है, लघु ज्वार कब आता है, ये कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की 7वीं व 8वीं को आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। और क्या है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान भी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। लखनऊ में और क्या है, तो गन्ना अनुसंधान, ध्यान रखिए, गन्ना अनुसंधान
एक है गन्ना प्रजनन अनुसंधान। देखिए गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, लखनऊ में। अगर प्रजनन पूछा जाए तो प्रजनन कहाँ पे है, तो ये कोयम्बटूर में है। कहाँ पे, कोयम्बटूर में, आप इसको ध्यान किया, ठीक है। तो कोयम्बटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं देहरादून में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। देहरादून में क्या है, वन अनुसंधान। वन अनुसंधान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं, अपातनी किस राज्य की जनजाति समूह है, तो ये किस राज्य की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट है भूटिया जनजाति। कौन सा, भूटिया जनजाति कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। और कौन सा है यहाँ, लेपचा। लेपचा भी पूछा जाता है, तो लेपचा कहाँ का है, तो ये भी सिक्किम का है। मिजोरम की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए चकमा जनजाति। चकमा जनजाति मिजोरम की ध्यान रखिए। झारखंड की, तो यहाँ पे कोल, मुंडा और उरांव प्रमुख जनजातियां यहाँ की हैं। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के भारत का बाल लिंगानुपात, यानी ध्यान रखिए ये बाल लिंगानुपात पूछा है, लिंगानुपात नहीं, बाल लिंगानुपात है। तो पूछ रहा है बाल लिंगानुपात कितनी है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिए 919 है। कितना है भारत का, तो बाल लिंगानुपात 919 है। अब बाल लिंगानुपात में कौन आते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें। कितने, 0 से 6 वर्ष के बच्चे। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, 972 है। और सबसे कम किसका है, तो हरियाणा का। हरियाणा का कितना है, 793 बाल। ये बाल लिंगानुपात है, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 919। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से स्थान पर जल विद्युत केंद्र स्थित है, तो जल विद्युत केंद्र पूछ रहा है, तो कौन से, तो मिट्टूर जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस नदी पे, तो कावेरी नदी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से चीन की सीमा नहीं लगती, करा किस देश से चीन की सीमा नहीं लगती है, तो दक्षिण कोरिया की सीमा ये चीन से नहीं लगती है। किससे लगती है, इसकी उत्तरी कोरिया से इसकी सीमा लगती है। इन दोनों के बीच में जो है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में एक जो अक्षांश गुजरती है, कौन सी अक्षांश है, तो 38वीं अक्षांश, 38 डिग्री अक्षांश। कौन सा, 38 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि 38 डिग्री अक्षांश किसके बीच की सीमा बनाती है, तो दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं, तो बाबर की मृत्यु कहां पे हुई थी, बाबर की मृत्यु कहां पे हुई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा। आगरा में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में। अब बाबर ने भारत में 4 युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। पहला युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और इसी के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में, 1527 में कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। इसमें राणा सांगा हार गया था, यानी बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद 1528 में कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। उसके बाद 1529 में कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसमें किसके बीच, बाबर और अफगानों के बीच, और ये भी बाबर विजयी रहा था। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब बनाया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1835 में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया था। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट कब आया था, तो 1835 में। किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और कौन लाया था, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को ही अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता, पूछा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, तो लॉर्ड मैकाले। और किसके समय में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। कब, 1793 में, ठीक है। और इस कॉर्नवालिस को और क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक किससे कहा जाता है, कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा का जनक भी इसे ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो गवर्नर कौन था, क्लाइव। और गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। और भारत का कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, इसी के समय में क्या चला था, रेल चला था, डाक व्यवस्था भी इसी के समय में शुरू हुआ था। उसने कौन सी नीति लागू की थी, तो हड़प नीति। आगे बढ़ते हैं,
बुद्ध की मृत्यु कब हुई? बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाए 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो मृत्यु हुई थी इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। और बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं मैं सारा बता दे रहा हूँ। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी इनकी माता का नाम था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया, बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया, बिहार में। और इन्हें पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को। आप ध्यान रखिएगा किस क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध जी ने? तो श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। इतना सारा आप इससे प्रश्न बनेगा, मैं सारा बता दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश में विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कार्यकाल की बात करें 375 से 415 ईस्वी तक ये गुप्त वंश का शासक था। इसने क्या धारण किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी के समय में फाहियान आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था? तो विक्रमादित्य के समय में आया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है। एगमार्क जो है क्या होता है? ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है एगमार्क, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्क होता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है? प्रयोगशाला, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में है। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में किसका मुख्यालय है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब? 1949 में। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में क्या है? ये पूर्वी रेल का जो है यहाँ पे मुख्यालय है। कहाँ पे? कोलकाता में। दिल्ली की बात करते हैं, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन है? इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष। कौन? सुमन बेरी। और सीईओ पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। वर्तमान में कौन है? तो बीबी आर सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में इसके क्या है? सीईओ है। आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन कहाँ की संवैधानिक प्रणाली है? विधि का शासन कहाँ की है? तो ये ब्रिटेन की है। क्या है? ब्रिटेन की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम अगर पूछा जाए भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो जापान। विधि द्वारा स्थापित कहां से? तो जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ब्रिटेन किससे क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। और क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। काफी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग भी यहाँ से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस की बात करते हैं, यहां से क्या लिया गया है? तो यहां से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कहां से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया है? तो राज्यों और केंद्रों के बीच में संबंध, यानी राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? आप विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सारी सीटें आप ध्यान रखिए, ये इससे प्रश्न बनता है, ठीक है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा की लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 यहाँ की, सॉरी विधानसभा कितनी है? तो 40 है। लोकसभा की कितनी सीट है गोवा में? 2 है। और राज्यसभा की कितनी है? तो 1 है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब? 8 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर को। और किसके जन्मदिन पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के।
अगला प्रश्न है आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें होंगी। ये पुराना है तो 2000 यहाँ पे 23 कर लीजिए प्रश्न में, ठीक है, 23 से प्रश्न बनेगा। आईपीएल 2023 में कुल कितनी टीमें शामिल हुई थी, तो 10 टीमें। कितनी, 10 टीमें शामिल हुई थी 2023 में। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो टाटा जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर था। अब विजेता कौन सी रही थी, तो चेन्नई सुपर किंग जो है इसकी विजेता रही। आपकी बात WPL भी शुरू हुआ था, यानी महिलाओं का जो प्रीमियर लीग है वो शुरू हुआ था, तो इसको कौन जीता था, तो उसको जीता था मुंबई इंडियंस। कौन, मुंबई इंडियंस ने इसको जीता था, पहला है। और इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन थे, टाटा भी इसका टाइटल स्पॉन्सर था। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज्यादा किस नकदी फसल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, यानी सबसे ज्यादा किससे विदेशी मुद्रा, नकदी फसल की बात कर रहा है। नकदी फसल व्यापारी फसल होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय का सर्वाधिक निर्यात करता है भारत। अगर पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कर विश्व में कहाँ पे होता है, तो चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है चाय का। भारत दूसरे नंबर पे है। और भारत में कहाँ पे होता है सर्वाधिक, तो असम राज्य में सर्वाधिक होता है। अब पूछा जाए चाय बोर्ड कहाँ पे स्थित है, चाय बोर्ड कहाँ पे स्थित है, तो कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में स्थित है चाय बोर्ड, ठीक है। तंबाकू की बात करते हैं, सर्वाधिक तंबाकू किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में। केसर की बात करते हैं, सर्वाधिक केसर तो जम्मू कश्मीर में। कॉफी की बात करते हैं, सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे, तो कर्नाटक में होता है। और कॉफी मुख्यालय का कॉफी केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित। दक्षिण, आप रेलवे जोन का जरूर मुख्यालय ध्यान रखिए, इससे प्रश्न बनता है। तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हुबली में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुबली। बिलासपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसका है, दक्षिण पूर्व, किसका, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, पूर्व मध्य रेलवे का, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है, बिलासपुर। सिकंदरा की बात करें तो यहाँ दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे का यहाँ पे है। भुवनेश्वर की बात करते हैं, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। ये जितने भी केंद्र है ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, जरूर प्रश्न बनता है इससे। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पे है, तो इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है। और सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। पूछा जाता है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें, तो सोयाबीन में। लगभग 46% इसमें प्रोटीन होता है। और कानपुर की बात कर लेते हैं, कानपुर में क्या है, दलहन अनुसंधान। क्या है, दलहन अनुसंधान कहाँ पे है, तो कानपुर में है। ये भी ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक किस वर्ष किया गया था, यानी प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो ये 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में प्रथम क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। और उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। आगे बढ़ते हैं, एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। एलिफेंट तो किस राज्य में है, तो ये मेघालय के शिलांग में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। कर्नाटक की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, तो कर्नाटक, कावेरी नदी पर। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, तो कपिल धारा। कपिल धारा यहाँ पे फेमस है, कपिल धारा कहाँ, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वजराई जलप्रपात कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन परत किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 18 सितंबर की बात करते हैं, इस विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। 16 सितंबर आप जरूर ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो लद्दाख में किया गया था। क्या, लद्दाख में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन के लेखक है। आगे बढ़ते हैं, एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश था। एशिया कप चर्चा में है, तो इससे प्रश्न बनेगा, तो एशिया कप 2022 विजेता कौन था, तो इसका विजेता था श्रीलंका। अब 2023 से प्रश्न बनेगा, 2023 से का विजेता कौन है, तो भारत 2023 का विजेता है एशिया कप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी ओपन 2022 का पुरस्कार विजेता कार्लोस
अल्कारेज किस देश से हैं? ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अल्कारेज किससे हैं, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और किस देश से हैं? तो ये स्पेन से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये अमेरिकी ओपन 2000 यानी यूएस ओपन 2022 के विजेता है। अब 2023 में यूएस ओपन जान लेते हैं। 2023 में अभी सितंबर 10 सितंबर को समाप्त हुआ है, तो 2023 में कौन विजेता है? तो पुरुष वर्ग की बात करें तो नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, और इन्होंने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है। अब महिला की बात करते हैं 2023 के, तो महिला किसने कौन जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता। कौन? कोको गॉफ ने जीता, और ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 गैरी बेन जेकिव को दिया गया, इसका संबंध किस देश से? इनका संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया से। किस देश से? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को भारत, ये एशिया का नोबल है। और 2023 में भारतीय की बात करते हैं, 2023 में किसे मिला? तो रवि कन्नन को मिला। इनका आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, रवि कन्नन को 2023 में मिला है, भारत के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया था? किसने? तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? तो कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा में कौन सा राज्य शीर्ष? अक्षय ऊर्जा मतलब जो नष्ट ना हो, अक्षय ऊर्जा में कौन शीर्ष पे है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सरकार राजीव गांधी साइंस सिटी की स्थापना करेगी? कौन सी सरकार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।